हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली जेनेटिक जीन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मेडिकल जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। सो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस लिविंग सेल्स एंड सेल्स material to research and then produce pharmaceutical and diagnostic product. So basically जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है वो मेडिसिन का एक ब्रांच है जो कि लिविंग सेल और सेल मटेरियल के रिसर्च के लिए एंड देन क्या है कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोड्यूसेस होते हैं, मेडिसिन वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं वो, एंड डायग्नोस्टिक जो हमारा डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाने में हेल्पफुल होती हैं. सो दिस प्रोडक्ट हेल्प ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज़. तो ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो डिजीज़ है, डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और उसके प्रिवेंट के लिए ये यूज़फुल है. सो द इबोला वैक्सीन इज़ मैपिंग ह्यूमन डीएनए टू एग्रीकल्चर इम्पैक्ट. सो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग हग एडवाइसमेंट एंड हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल. सो इबोला वायरस के केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट था ह्यूमन का, जो डीएनए एग्रीकल्चर इम्पैक्ट था, इस केस में जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था जिसमें क्या हो गया था, मिलियंस ऑफ पीपल्स की हेल्प की गई थी. So the most recent uses of biological teach is work in genetic testing. So basically जो recent biological teach है वो वर्क है जेनेटिक टेस्टिंग का. ड्रग ट्रीटमेंट है हमारा, आर्टिफिशियल टिश्यू ग्रोथ है. ठीक है. मेजर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. तो एडवांसमेंट क्या है, मेजर क्या है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का, फ्रॉम कैंसर रिसर्च टू एग्रीकल्चर एडवांसमेंट. सो बेसिकली क्या है, जो कैंसर रिसर्च के अंदर है उसमें मेडिकल बायोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. सो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मैनी प्रॉमिसिंग एवेन्यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दैट हैव अ पोटेंशियल टू हेल्प मैनी पीपल. तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, पोटेंशियली काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं. सो हमारा है टिश्यू नैनो ट्रांसफ्यूज़न. सो टिश्यू नैनो ट्रांसफ्यूज़न का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो टिश्यू नैनो ट्रांसफ्यूज़न है ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है जेनेटिक कोड को स्किन सेल के अंदर. ठीक है. सो विच टर्न्स दोज स्किन सेल्स इनटू द अदर टाइप ऑफ सेल रिक्वायर फॉर ट्रीटिंग डिजीज़. तो ये क्या करता है कि जो अदर सेल जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरी करता है और डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है. इन सम लैब टेस्ट वन टच of TNT completely repaired the injured leg or mice over a period of a few weeks by turning skin cells into vascular cell. तो ये क्या होता है कि जो हमारा TNT है, जो हमारा टिश्यू नैनो ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या करता है कि कम्प्लीटली इंजर्ड लेग को रिपेयर कर देता है. ठीक है. कुछ वीक्स भी लग सकते हैं फ्रेंड्स इसको. ठीक है. सो दिस बायोटेक कैन वर्क ऑन अदर टाइप ऑफ टिश्यू बिसाइड्स ही स्किन. तो ये क्या करता है, ये बायोटेक वर्क करता है जो अदर टाइप्स के स्किन के साइड में जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी ये वर्क करता है. सो दी पोटेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ जीन थेरेपीज हक फ्रॉम दी हेल्पिंग कार क्रश विक्टिम टू एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स. तो बेसिकली क्या होते हैं, जो आपका टिश्यू नैनो ट्रांसफ्यूज़न है, जो कार विक्टिम्स होते हैं, जो कार क्रश में जिनको इंजर्ड हुए हैं और जो एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स होते हैं, ये उस टाइप के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और इनको जीन थेरेपी दी जाती है. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेड हिज एडवांसमेंट पॉसिबल एंड द continued research and testing will only help improve this tech and डिपार्टमेंट ऑफ across हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स. सो जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है ये एडवांसमेंट में पॉसिबल होती है और ये कंटिन्यू रिसर्च टेस्टिंग करती रहती है और इम्प्रूव करती है इसमें टीचिंग में और अडॉप्टन में. ठीक है. सो ये अक्रॉस करती है हॉस्पिटल्स को और मेडिकल सेंटर्स पे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स RDT भी कहते हैं. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज combining DNA molecules from two different species.
तो क्या होता है कि यहाँ पर हम दो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ लेते हैं जिनके डीएनए को कंबाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो डिफरेंट स्पीशीज एंड देन दी सर्टिंग दैट न्यू डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो एक नए ऑर्गेनिज्म जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, ये डीएनए को इंसर्ट किया जाता है. सो दैट होस्ट ऑर्गेनिजम्स विल प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बन के आया है, जो आप स्पीसीज़ में डीएनए कंबाइन कर रहे हैं किसी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा जो कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हेल्पफुल होते हैं. देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिंग utilized from biopharmaceuticals and diagnostic to emergency applications like biofuel to agriculture, biotechnology with modified fruits and veggies. तो क्या होता है कि फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ही अलग अलग तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन बनाने में, कैंसर मेडिसिन बनाने में, इंसुलिन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. डायग्नोसिस की बात करें तो जो डायग्नोसिस डिजीज़ की डायग्नोसिस होती है उसमें भी हेल्पफुल है. एंड जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, बायोफ्यूल बनाने में भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी विद मॉडिफाई फ्रूट्स, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रूट्स के कई कई वेराइटीज़ बना सकते हैं और वेजेस के भी, ठीक है. द जेनेटिक मॉडिफाई प्रोडक्ट्स आर एबल टू परफॉर्म बेटर दैन द रेगुलर मेडिसिन और प्रोडक्ट. तो बेसिकली जो जेनेटिक मॉडिफाई प्रोडक्ट्स होंगे उनमें क्या है, प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, जो नॉर्मल है उससे बेहतर होंगे. क्यों? क्योंकि क्या है कि इसमें क्या होंगे कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के जेनेटिक मटेरियल होंगे जो क्या होंगे कि दोनों अलग अलग वर्क करेंगे. अगर दोनों जेनेटिक मटेरियल किसी एक और होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तो दो जेनेटिक जो अलग अलग वर्क करते थे वो एक में ही वर्क करेंगे, ठीक है. सो ये क्या है कि ये रेगुलर मेडिसिन और प्रोड्यूसेस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन लाइक इंसुलिन इज एबल टू बेटर वर्क विद द बॉडीज़. अब क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट से जो मेडिसिन बनाया गया है इंसुलिन, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर वर्क करता है ह्यूमन्स बॉडी के अंदर. सो बिकॉज ऑफ द मैनी बेनिफिट्स दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए होल्ड्स फॉर अ वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, रिसर्च आर permistic about the future it has within bioscience and the other industry as well as. So ये क्या होते हैं कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं और काफ़ी जगहों पर क्या है, इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल हो गया, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये क्या है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिसर्चेज में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. बायोसाइंस में भी ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं. इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं. इन फ्यूचर की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. HPV वैक्सीन. So statistics show that cervical cancer kills 275,000 women annually, which is why a vaccine for HPV is so important. तो क्या होता है कि एक बार क्या हुआ था, स्टैटिकली के उसमें देखें तो इसमें सर्वाइकल कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर से टोटल 2,75,000 वुमेन्स की एनुअली जान चली गई थी सिर्फ HPV की वजह से. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स क्या है, सर्वाइकल कैंसर होता है और उनकी जान चली जाती है. सो द गुड न्यूज़ इज़ देयर आर 2 वैक्सीन्स ऑन द मार्केट. मार्केट के अंदर ऐसी 2 वैक्सीन्स आई हैं जिससे क्या है कि HPV से प्रोटेक्ट हो सकते हैं. सो सर्वेरिक्स एंड द Gardasil, Cervarix and Gardasil that have been approved by the US Food and Drug Administration for use in women from age 9 to 26. तो बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, US फूड के ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने क्या किया था, वुमेन्स के लिए ये 2 वैक्सीन्स बनाई थी जो एज 9 से 26 साल तक की वुमेन्स इसको ले सकती हैं, ठीक है. स्टेम सेल रिसर्च. सो बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ बिग पार्ट इन सपोर्टिंग स्टेम सेल रिसर्च विच सपोर्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रोइंग स्टेम सेल इन अ लैब सेटिंग और इन विट्रो.
तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, स्टेम सेल रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, सपोर्टिंग है, क्योंकि ये क्या करती है, ये स्टेम सेल के ग्रोइंग में हेल्प करती है। ये लैब के अंदर भी हो सकता है और इन विट्रो कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। दिस कुड हेल्प इन situations where patient may be suffering from a disease or disorder, where implanting stem cell could help restore their viability and give them a new lease on life। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्टेम सेल है वो क्या करता है, अगर कोई पेशेंट है किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो क्या करते हैं, स्टेम सेल पेशेंट के अंदर इम्प्लांटिंग करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं स्टोर करने में जो इसकी वैबिलिटी है। एंड देन जो न्यू लीज ऑन लाइफ, मतलब कि उनका जो नया लाइफ है वो आपको देखने को मिलता है। मेडिकल एंड एथिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो काफ़ी मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो व्हाइल देयर आर ग्रेट एडवांसमेंट and the positive to medical biotechnology, anything this fast growing and powerful to bound to come with some concern and issues. So biotechnology is a controversial medical topic with medical ethical issues associated. So basically क्या होता है, जो हमारे अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो ये जो पॉजिटिव मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम कुछ भी फास्ट ग्रोइंग कर सकते हैं, पावरफुल बाउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है कंट्रोवर्शियल मेडिकल टॉपिक है, ठीक है, इसमें एथिकल इश्यूज भी एसोसिएट हो सकते हैं। रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इन क्लिनिकल ट्रायल, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका जो हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ में इन क्रिटिकल ट्रायल्स में। तो अ हाई रिस्क ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इट्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स बिकॉज इट्स सच अ न्यू टेक, पीपल कैन एंड हैव गॉटन हर्ट एंड इवन डाइड ड्यूरिंग ट्रायल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले लिया जाता है किसी चीज़ को पब्लिसिटी करने में, ठीक है। अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आपने 2 DNA को 2 स्पीशीज़ को मिलाकर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी होस्ट में उसको इंसर्ट किया है, तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि बेटर आता है या उसका कोई अलग ही इफेक्ट पड़ता है, वो आपको देखना होता है, चेक करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। बिना ऑब्जर्व किए, बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के आप उसको पब्लिक में नहीं ला सकते। जैसे कि लाइक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हो गई, आप उसको ऐसे ही मेडिसिन को लॉन्च नहीं कर सकते हो। आप किसी मेडिकल डिजीज़ को, किसी डिजीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो डिजीज़ के लिए जो एंड वायरसेस के जो वैक्सीन्स होती हैं, आप उसको ऐसे नहीं बना सकते जब तक कि वायरसेस किल ना हो उस वायरस से, तो आप उसको एक क्लिनिकल ट्रायल देते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल नहीं दिया है, तो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान भी जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो वो भी उसके दौरान मर सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है, उनको हार्ट हो सकता है, ठीक है। सो रिसर्चर्स एंड डॉक्टर हैव अ हाई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रूली आउटलाइन फॉर अ पेशेंट व्हाट द कास्ट्स मे बी एंड रिस्पेक्ट देयर अल्टीमेट डिसीजंस। तो क्या करते हैं जो रिसर्चर और डॉक्टर होते हैं, वो जो हमारा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को बहुत ही रिस्पेक्ट और अल्टीमेट डिसीजन के लिए रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इन क्लिनिकल ट्रायल। सो फ्रेंड्स हमारा जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है वहीं पे फिनिश होता है। हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके आगे की जितने भी पार्ट्स हैं आपको DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।